हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए आज आगे मूव ऑन करते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं। क्वेश्चन सेज A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. In how many days they can complete the task working together? यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से तिगुना है। यानी अगर 1 घंटे में बी 1 बॉक्स पैक कर सकता है तो ए कितने बॉक्स पैक कर सकता है? 3 बॉक्स पैक कर सकता है, तो तिगुना है। और इस कारणवश ए को कोई काम करने में बी को जितना समय लगता है उससे 60 डेज कम लगते हैं। आपसे पूछा गया है कि कितने दिन में अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो काम को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए बी। अब एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी में बताया गया है कि ए की एफिशिएंसी 3 गुना है। यानी अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना भी समय बी को लगेगा उस समय से 60 डेज ए को कम लगेंगे। राइट, तो अगर मान लीजिए ए को x दिन लग रहे हैं तो बी को कितने दिन लगने चाहिए? x प्लस 60, इतने दिन लगने चाहिए। राइट, सो टाइम एंड वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या था? टाइम एंड वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हमने पढ़ा था। सो एफिशिएंसी कितनी है? 3 और टाइम कितना है? x, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया? टोटल वर्क निकल के आ गया 3x। एंड अगर हम बी के केस में देखें तो एफिशिएंसी कितनी है? 1 और टाइम कितना है? x प्लस 60, तो टोटल वर्क अगर निकालने की कोशिश करें तो टोटल वर्क इस फॉर्मूले के हिसाब से निकल के आ जाएगा x प्लस 60 इंटू 1, ये टोटल वर्क इनका निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो काम ए कर रहा था वही काम बी भी कर रहा था। जब दोनों का काम सेम है तो मैथमेटिकली 3x शुड बी इक्वल टू x प्लस 60 इंटू 1। करेक्ट, सो 3x 1 इंटू एक्स इज x, ये x इधर जाके हो गया माइनस, तो बचा कितना? 3x में से x गया 2x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 60 60, 2x की वैल्यू 60 यानी कि x की वैल्यू कितनी? 30। x की वैल्यू कितनी? 30। सो बेसिकली a उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में, और b उसी काम को 30 प्लस 60 यानी 90 डेज में कर सकता है। सो हमारा जो एनालॉजीज हमने सीखी हैं उस एनालॉजी के हिसाब से ए 3 की एफिशिएंसी से अगर 30 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क कितना कर लेगा? 90। और बी 1 की एफिशिएंसी से अगर 30 प्लस 60 90 दिन काम करेगा, 1 इंटू 90 तो कितना काम कर लेगा? 90। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये दोनों व्यक्ति मिलकर के काम करें तो काम को करने में कितना समय लगेगा? तो ए की एफिशिएंसी है 3 की, बी की एफिशिएंसी है 1 की, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 की। 4 की एफिशिएंसी के साथ ए और बी यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को फिनिश करने में समय कितना लगेगा? 90 डिवाइडेड बाय 4, 45 बाय 2, 45 बाय 2 इज 22, 1 बाय 2 यानी 22.5 दिन का समय लगेगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है ना? लेकिन अगेन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशंस को सॉल्व किया। अगर हम इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली इक्वेशन बन गई और सिंपली इक्वेशन सॉल्व भी हो गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं। बट एक्चुअल एग्जाम में क्या होता है कि इस टाइप का जो कैलकुलेशन होता है वो किसी बड़े से क्वेश्चन का पार्ट होता है। तो अगर हम इस टाइप का कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हैं तो इतना टाइम हमें वेस्ट करने से हम बड़े क्वेश्चन में बच जाएंगे जितना टाइम हमने यहां पे लगा दिया। सो कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशन को करने का कोई ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए, जो कि कहां से निकल के आएगा? अगेन रेशियोस। कैसे निकल के आएगा? पहले एक बार प्रोपोर्शनैलिटी फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि वो यहां पे कैसे लगेगी। सो गाइस, प्रोपोर्शनैलिटी को समझने के लिए ना मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूं और उस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो। तो प्रोपोर्शनैलिटी हमने सबसे पहली बार कहां देखी थी? हमने प्रोपोर्शनैलिटी देखी थी जब हम पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे। पार्टनरशिप में हमने क्या देखा था कि अगर टाइम कांस्टेंट है उस केस में यदि दो व्यक्ति हैं ए
और बी, ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 और 50,000। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 4:5। सो इस केस में इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल के आ जाता है? 4:5। यदि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता मान लीजिए 3:7, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या निकल के आ जाता? 3:7। किस केस में? जब टाइम कांस्टेंट है, यानी जितने समय के लिए ए ने इन्वेस्ट किया है उतने ही समय के लिए बी ने इन्वेस्ट किया है। इन दैट केस जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बराबर था किसके रेशियो के? इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा ठीक वैसा का वैसा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता जाएगा। जिस अनुपात में, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट चेंज होगा उसी अनुपात में, उसी रेशियो में प्रॉफिट भी चेंज होगा। क्लियर है? ये हमने डिस्कस किया था। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पे दो रेशियो समान होते हैं। इसने 40,000 रुपए लगाए, इसने 50,000 रुपए लगाए। मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट केवल 9,000 का हुआ, इन्वेस्टमेंट तो 40 और 50 90,000 का हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट 9,000 का हुआ है तो 9,000 के केस में इसको 4,000 मिलेगा, इसको 5,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया गया था उसी अनुपात में प्रॉफिट भी मिलेगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है। यदि मान लीजिए टाइम कांस्टेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता, उस केस में क्या होता है कि ए ने भी 10,000 रुपए लगाए बिजनेस में और बी ने भी 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, तो प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे मैं टाइम चेंज कर देता हूं ए और बी का, कि ए ने 2 साल के लिए पैसा लगाया और बी ने केवल 1 ही साल के लिए पैसा लगाया, तब हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि यार भले इन्वेस्टमेंट बराबर है, 10,000 रुपए ये भी लगा रहा है, 10,000 रुपए ये भी लगा रहा है, लेकिन क्योंकि ए ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो अगर प्रॉफिट मान लीजिए 3,000 रुपए का होता है तो ये 3,000 रुपए में से ए को 2,000 रुपए मिलना चाहिए और बी को 1,000 रुपए मिलना चाहिए। राइट? सो यहां से भी हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है 2:1, वही प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो भी कितना निकल के आ जा रहा है? 2:1। सो प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। जैसे यहां पे हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, वैसे यहां पे भी मैं बोल सकता हूं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिस अनुपात में टाइम चेंज होगा उसी अनुपात में प्रॉफिट भी चेंज होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, यदि कोई एक नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी दूसरे के सी के, और यदि कोई तीसरा नंबर बी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी सी के, तो प्रोपोर्शनैलिटी का नियम कहता है कि ए और बी का गुणा, मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सी के। ये प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है। ठीक, ये तो केस हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कि जो अनुपात, समानुपात, यानी जो अनुपात एक का होगा वही का वही दूसरे का भी होगा, ये समानुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी में एक कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, यानी उल्टा प्रोपोर्शन। जो रेशियो एक का होगा दूसरे का ठीक उल्टा होगा। वो कैसा होता है? मान लीजिए कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट है 300। इनका मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा तो आंसर कितना आना है? 300 आंसर आना है। ये जो आंसर है ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू के इस साइड वाली चीज, यानी ये सी, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, अभी तक हमने क्या देखा था कि या तो हम इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट कर रहे थे, आई को कांस्टेंट कर रहे थे लेफ्ट, जैसे पार्टनरशिप में भी हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, तो फाइनली क्या निकल के आता है? प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही पढ़ा था हमने पार्टनरशिप में। तो एक बार हमने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने टाइम को कांस्टेंट रखा, और प्रोपोर्शनैलिटी के उस साइड वाली चीज को हमेशा वेरिएबल रखा, वो हमेशा चेंज होकर आ रही थी। लेकिन जब हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी सीख रहे हैं, उल्टी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, उस केस में हम इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनैलिटी के जो दूसरी तरफ चीज है
उसको कांस्टेंट रख के देखते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन 300 के बराबर है। अब ये जो रिजल्ट है इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं ए और बी के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यदि ए की वैल्यू 10 होगी, यदि ए की वैल्यू 10 होगी तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि आंसर 300 आ जाए? 30 होनी चाहिए, तभी आएगा। तो यहां पे रेशियो कितना है? 1:3 का। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की बात चल रही है तो हमें इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, इनको इन्हीं की वैल्यूज से कंपेयर करना है। तो ए अगर 10 है, बी 30 निकल के आ रहा है, रिजल्ट कितना? 300। यदि हम ए को 15 कर देते, ए को 15 कर देते तो इधर पे बी कितना निकल के आ जाएगा? 20। बी कितना निकल के आ गया? 20। अच्छा, यदि मान लीजिए हम ए को 15 की जगह 20 कर लेते, 20 कर लेते, उस केस में रिजल्ट कितना निकल के आ जाता? 20 से इसको डिवाइड किया तो इधर पे रिजल्ट कितना निकल के आ गया? 15। यदि ए को हम 60 कर लेते, यदि हम ए को 60 कर लेते तो इधर पे रिजल्ट 300 को कांस्टेंट रखना है हमें, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती? 5। अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कैसे देखें? हम देखते हैं ए की वैल्यूज को, पहले 10 थी, बाद में 15 हो गई। तो अब हम सिर्फ ए और बी को कंपेयर करें। 10 और 15, 10 और 15 का रेशियो कितना होता है? 10 और 15 का रेशियो होता है 2:3 का। जब ए 2 से 3 हो गया, रेशियो 2 से 3 हो गया, तो बी का रेशियो देखिए, बी का रेशियो क्या हुआ? बी का रेशियो पहले 30 था, फिर 20 हो गया, तो 3 से कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रही है? अब जब ए 15 से 20 हो गया, 15 से 20 हो गया यानी कितना हो गया? 3 से 4 हो गया, 3 से 4। तो ए 15 से 20 हुआ यानी रेशियो कितना? 3:4 का। पहले 3 था, अब 4 हो गया। तो बी में देखिए, बी में क्या हो गया? बी 20 से 15 हो गया, बी 20 से 15 हो गया यानी 5 से कैंसिल आउट किया 4 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 3 बार। तो ए का रेशियो 3:4 का था और बी का रेशियो ठीक उल्टा यानी 4:3 का निकल के आ रहा है, फिर उल्टा हो गया है। अच्छा चलो यहां से कंपेयर करते हैं इसको। ए पहले 10 था, फिर बाद में कितना हो गया? 60। तो ए का रेशियो 10 था पहले, फिर बाद में हो गया 60 यानी रेशियो कितना? 1:6 का। बी का चेक करें, बी का रेशियो जब ए 10 था तब बी कितना था? 30 था, 30 था। और जब ए 60 था तब बी कितना था? 5 था। अब 30 और 5 इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आता है? 6:1 का। 5 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम, 5 से कैंसिल आउट होगा 6 टाइम। तो यहां पे 1:6 का रेशियो है और यहां पे 6:1 का रेशियो। यहां पे 3:4 का था और यहां पे रेशियो कितना था? 4:3 का था। यहां पे 2:3 का था और यहां पे उल्टा रेशियो कितना निकल के आ रहा था? 3:2 का। दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जो अनुपात है वो ठीक उल्टा है, जो रेशियो है वो ठीक उल्टा है। वो कब होता है, किस केस में होता है? जब कुछ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो चीज है वो कांस्टेंट, अगर इसको चेंज नहीं करना है उस केस में ये दोनों वैल्यूज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेशियोज में बॉइल डाउन हो सकते हैं अगर आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यही इसी टाइप की एक इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन क्या होती है? हमने पढ़ा है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। बचपन पढ़ा हुआ है ना कि भाई अगर मैं 100 की स्पीड से 2 घंटे तक ट्रैवल करूंगा तो कितना दूरी तय कर लूंगा? 200 किलोमीटर। 100 की स्पीड से 2 घंटे तक ट्रैवल करूंगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लूंगा? 200 किलोमीटर का। और वही डिस्टेंस अगर मैं 50 की स्पीड से ट्रैवल करता हूं, अगर मैं 50 की स्पीड से ट्रैवल करता हूं, यही 200 का डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। डिस्टेंस अभी भी कितना है? 200। तो स्पीड का अनुपात, स्पीड पहले 100 थी, बाद में 50 हो गई, तो स्पीड का अनुपात कितना हो गया? 2:1 का। और टाइम का अनुपात पहले 2 था, बाद में 4 हो गया, तो अनुपात कितना हो गया? 1:2 का। देखो वही इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। सो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हर उस जगह हम लगा सकते हैं जहां पे भी इस टाइप की इक्वेशन बन जाए, कोई एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी दूसरे नंबर में और जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कांस्टेंट के बराबर, यानी इज इक्वल टू के बाद वाली जो चीज है वो चीज चेंज नहीं हो रही है,
उस केस में हम इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। हम पार्टनरशिप में भी लगा सकते थे। पार्टनरशिप में क्या हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो है मल्टीप्लाई कर दो टाइम का जो भी रेशियो है वो बराबर होगा प्रॉफिट का जो भी रेशियो है उसके। यही चीज हमने पढ़ी थी। यदि आप इसको फिक्स कर दो कि प्रॉफिट लास्ट में ए और बी को जो भी प्रॉफिट देना है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको चेंज नहीं करूंगा, तो उस केस में भी इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो जो है वो ठीक उल्टा होगा ही। ये तय बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो चेंज ना हो, उल्टा ही होगा। ठीक है, जहां पे भी ऐसी इक्वेशन बन के आती है a इंटू बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वहां पे a और b में एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप होल्ड होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? जो भी a का अनुपात होगा, a यदि परिवर्तित हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो जिस भी रेशियो में a चेंज होगा b को भी चेंज होना पड़ेगा, लेकिन b ठीक उल्टे रेशियो में चेंज होगा। दिस इज व्हाट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इज। अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को इस क्वेश्चन में कैसे लगा सकते थे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि a b से 3 गुना बेहतर काम करता है। a b से 3 गुना बेहतर काम करता है। यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो समझ में आ रहा है कि a की एफिशिएंसी होनी चाहिए 3 और b की एफिशिएंसी होनी चाहिए 1। और ऐसा करने के कारण a को एक काम करने में b से 60 दिन कम लगते हैं, यानी b भी वही काम कर रहा है जो काम a कर रहा है। सो टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला है, टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हमने पढ़ा है। अब जितना काम क्वेश्चन के हिसाब से ए कर रहा है उतना ही काम क्वेश्चन के हिसाब से बी ने भी किया। तो काम जब ए और बी का समान है यानी इज इक्वल टू के इस साइड वाली चीज समान है, तो एफिशिएंसी और टाइम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आना चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। क्या रिलेशनशिप? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। जो भी एफिशिएंसी का रेशियो होगा ठीक उल्टा रेशियो जो होगा वो टाइम का होगा। सो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, क्वेश्चन में बोला ए बी से 3 गुना बेहतर काम करता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया? 3:1। अब बी और ए के टाइम का रेशियो जो आएगा वो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का ठीक उल्टा होना चाहिए एज पर द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का। तो रेशियो टाइम का कितना निकल के आ जाना चाहिए? 1:3। एफिशिएंसी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते तो टोटल वर्क आता है ना, तो 3:1 3, 1:3 3, टोटल वर्क दोनों जगह समान है। हमने बोला था टोटल वर्क तो समान है। और ये बात समझ में? अब क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा करने पर ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं, तो रेशियो के हिसाब से बी को 3 दिन लगने चाहिए और ए को 1 दिन लगना चाहिए। तो कम कितना टाइम लग रहा है? 2 दिन का। और असली में क्वेश्चन में कितना बताया है? 60 दिन का। तो रेशियो के 2 पार्ट की असली वैल्यू कितनी है? 60 डेज। 2 पार्ट की असली वैल्यू है 60 डेज, इसका मतलब 1 पार्ट की असली वैल्यू कितनी? 30 डेज। तो यानी कि ए जनाब ए 3 की एफिशिएंसी से 30 दिन काम कर रहे थे तो काम पूरा हो रहा था, यानी काम कितना था? 90 का। और यही काम करने में बी कितनी एफिशिएंसी से कर रहा था? 1 की एफिशिएंसी से कर रहा था। तो 90 का काम 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 90 डेज। क्या बी को ए से 60 दिन ज्यादा लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है, यानी जो हमने डिड्यूस किया बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ये दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते तो ए और बी, ए प्लस बी 3 + 1 4 की एफिशिएंसी के साथ काम करते तो 90 का काम 4 की एफिशिएंसी के साथ करने में इनको जो समय लगता वो लगता 22 1/2 यानी 22.5 दिन। इतना टाइम लगता। क्या ये चीज आप सबको समझ में आ रही है? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट और न जाने क्या क्या डेटा इंटरप्रिटेशन में भी सिर्फ इस लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। सो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इज जब भी कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब भी कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी इज इक्वल टू के बाद जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होने वाला, तो उन दोनों नंबर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी चलेगी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब जिस अनुपात में कोई एक नंबर चेंज होगा
उसके ठीक विपरीत अनुपात में दूसरा नंबर चेंज हो। क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वर्कर्स ए एंड बी, two workers A and B working together completed a job in 5 days. 5 दिन में काम इन्होंने किया। If A worked twice as efficiently as he actually did, यानी यदि A अपनी कार्य क्षमता का दुगनी क्षमता से कार्य करे और B अपनी कार्य क्षमता का B worked 1/3 as efficiently as he actually did, यानी जैसे पहले काम किया गया था उस कार्य क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो जो काम है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क। ए अकेला यदि काम करे तो कितने समय में कार्य कर सकता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में बताया कि ए बी दोनों मिलके काम कर रहे, कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन काम कर रहे हैं। तो जाकर के कोई पर्टिकुलर काम खत्म हो पाए। ना हमें ए की एफिशिएंसी का कोई जानकारी दी गई है क्वेश्चन में, ना ही बी की एफिशिएंसी की कोई जानकारी दी गई। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। तो ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो ए प्लस बी इतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो काम कितना कर पाएंगे? 5 टाइम्स ए प्लस बी, इतना काम कर पाएंगे। यही लॉजिक हमने सीखा है, इस हिसाब से इतना काम होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऐसा ना करके ए अपनी एफिशिएंसी से डबल एफिशिएंसी पे काम करे, यानी 2a की एफिशिएंसी से काम, और बी अपनी एफिशिएंसी की 1/3 एफिशिएंसी के साथ काम, तो b/3 की एफिशिएंसी के साथ काम, तब ये लोग जब काम करेंगे तो इनको काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। 3 दिन का समय लगेगा तो कितना काम कर लेंगे? 3 × 2a प्लस b/3, इतना काम हो जाएगा। अब जितना काम यहां हुआ है वही काम यहां भी हुआ है, तो ये दोनों आपस में कैसे होना चाहिए? इक्वल। सॉल्व करें, सॉल्व किया 5a, 3 × 2 6a, 6a में से 5a जाकर के माइनस हो गया तो बचा कितना? सिर्फ a इज इक्वल टू इधर पे 5b और इधर पे 3 × b/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? सिर्फ b। ये b इस साइड जाकर के 5b से माइनस हो गया, तो 5b में से 1b गया तो कितनी वैल्यू आ गई? 4b आ गई। 4b इज इक्वल टू a, यानी a और b इसकी अगर हम एफिशिएंसी निकालें, अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात, तो कितना निकल के आ रहा है? 4/1। तो a की एफिशिएंसी 4 की है और b की एफिशिएंसी 1 की है। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 की। a की एफिशिएंसी 4 की, b की एफिशिएंसी 1 की, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? 5 की। तो दोनों मिलके 4 और 1 5 की एफिशिएंसी के साथ a और b दोनों मिलके काम कर रहे थे। कितने दिन तक काम कर रहे थे? 5 दिन तक काम कर रहे थे। कितना काम कर ले रहे थे? 5 × 5 25 यूनिट्स का काम कर ले, तो 25 यूनिट्स का हमारा वर्क निकल के आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि यही काम ए अकेला करता तो कितने समय में कर पाता? तो 25 यूनिट्स का काम ए अकेला करता। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 की एफिशिएंसी के साथ अगर अकेला 25 यूनिट्स का काम करता तो ए को टाइम कितना लगता? 25 / 4, जो कि बराबर होता है 6 1/4। इतने दिन का ए को समय लगता। 6 दिन और 1/4 दिवस, 6.25 डेज, 6 1/4 ए को अकेले को इस काम को करने में लगता। क्लियर है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रेशियो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें 2 अलग अलग वैल्यूज यहां पे अननोन थी, तो हमने डायरेक्टली रेशियो नहीं लगाया। लगाना चाहते तो लगा सकते जरूर थे, लेकिन उसमें भी हमें इक्वेशन तो थोड़ी सी सॉल्व करनी ही पड़ती। एक बार देख लेते हैं कैसे लगाते, क्योंकि अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट सीखा, तो उसी कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पे ट्राई तो करें, लगा के तो देखें। तो एक बार लगा के देखते हैं। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जब ए और बी अपनी यूजुअल एफिशिएंसी, यानी जितनी उनकी क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ काम करें, तो 5 दिन में कोई पर्टिकुलर काम खत्म हो जाता। मुझे नहीं पता कितना, 5 दिन में कोई पर्टिकुलर काम खत्म हो जाता। ठीक है, और यदि ए अपनी क्षमता की डबल एफिशिएंसी कर ले,
ए अपनी एफिशिएंसी की डबल एफिशिएंसी कर ले और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 कर ले, बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 कर ले, तो वही काम को करने में इनको कितना समय लग रहा है? 3 दिन का समय लग रहा है। वही काम को करने में इनको कितना समय लग रहा है? 3 दिन का टाइम लग रहा है। अब क्योंकि टोटल वर्क तो जो इतना यहां पे है उतना ही टोटल वर्क यहां पे है, यानी इज इक्वल टू के बाद जो टोटल वर्क आ रहा है वो तो कांस्टेंट है, जो पहले केस में है वही सेकंड केस में, टोटल वर्क कांस्टेंट हो गया। तो जो भी एफिशिएंसी का रेशो होगा ठीक उल्टा रेशो किसका आ जाएगा? टाइम का। ठीक उल्टा रेशो किसका आ जाएगा? टाइम का। सो टाइम का रेशो a प्लस बी और 2a प्लस बी बाई 3। टाइम का रेशियो क्वेश्चन में हमें पता है कि पहले केस में 5 दिन लग रहे थे और दूसरे केस में 3 दिन लग रहे थे, तो टाइम का रेशियो 5:3 है। सो हमारे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आना चाहिए? 3:5। ये एफिशिएंसी का रेशियो आना चाहिए, राइट। सो a प्लस बी, ये जो एफिशिएंसी है ये कितने के बराबर है? 3 के। a प्लस बी, ये जो एफिशिएंसी है वो कितने के बराबर है? 3 के। और 2a प्लस बी बाई 3, 2a प्लस बी बाई 3 कितने के बराबर है? 5 के। 2a प्लस बी बाई 3 ये कितने के बराबर है? 5 के। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि जब तक मैं वर्क नहीं निकालता तब तक मैं ये नहीं निकाल सकता कि ए अकेला कितने समय में वो काम कर पाएगा। सो इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। ऊपर आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं 3 से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर पे आ गया 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 15। ये आ गया। अब जैसे ही मैं ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करता हूं नीचे वाली इक्वेशन में से, तो a में से 6a में से a गया, बचा कितना? 5a। और b में से b गया तो कैंसिल आउट। 15 में से 3 गया तो आ गया 12। तो 5a की वैल्यू 12, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2.4। a की एफिशिएंसी कितनी? 2.4 की। और हमें क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ रही थी कि ए और बी की दोनों की मिलाकर के जो एफिशिएंसी आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 3 की। तो यहां से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी आ गई 0.6 की, क्योंकि टोटल तो हमें 3 बनाना है। बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई। कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी वो हमने यहां पे निकाला हुआ है, कितनी है? 3। तो 3 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन तक काम कर रहे थे, यानी 15 यूनिट्स का काम हो पा रहा 15 यूनिट्स का काम हो पा रहा था। अब यही 15 यूनिट्स का काम यदि ए अकेला करता, तो 15 यूनिट्स का काम यदि ए अकेला करता तो 2.4 की एफिशिएंसी के साथ करता। 2.4 को मैं 12/5 भी लिख सकता हूं, ये यहीं से फ्रैक्शन मैंने निकाला हुआ है, 12/5 ये भी लिख सकता हूं। तो हमें टाइम कितना लगता? टाइम की वैल्यू कितनी हो जाती? 15 डिवाइडेड बाय 12, ये डिवाइडेड बाय 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 5 इज 25, 25/4, 25/4, जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ था कि 25/4 इतना समय लगेगा। बट अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करी, हमारा आंसर कितनी देर में आया। और हम अगर उसी कॉन्सेप्ट को जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था उसको यहां पे लगाते हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। सो कब क्या एप्लीकेबल है वो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है आपके पास वो सिर्फ प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं रियलाइज हो पाएगा कि कब किस टाइप के क्वेश्चन में क्या चीज एप्लीकेबल होगी, ये वाला तरीका या इसके पीछे वाला तरीका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। ए और बी किसी काम को मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 16 दिन। उसी काम को बी और सी अगर मिलके काम कर लें तो कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई। अनदर आफ्टर ए हैज बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 days। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए उस काम पे 5 दिन काम कर ले और बी फॉर 7 days, यानी बी उस काम पर 7 दिन काम कर ले, सी अकेला फिर काम उठाता है और फिनिश करता है अकेला उस काम को 13 दिन में। ठीक है।
फाइंड हाउ मेनी डेज ईच वन अलोन कैन कंप्लीट द होल टास्क। लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार अगर आपको समझ आ गया कि कैसे सोचना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 12 दिन तक। और इसी काम को जब करना होता है बी और सी को, तो इन दोनों को मिलकर के कितना समय लगता है? 16 दिन का। सो हम टोटल वर्क अज्यूम कर सकते हैं 12 और 16, इसका एलसीएम, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाता है? 48। 12 के टेबल में 4 बार, यानी ए और बी इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 4। 16 के टेबल में 3 बार, तो बी और सी इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 3। ठीक है, यानी ए प्लस बी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 4 की, और बी प्लस सी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने यदि काम किया कितने दिन तक? 5 दिन तक, और उसके बाद बी ने काम किया कितने दिन तक? 7 दिन तक। उसके बाद लास्ट में आता है सी, वो आकर के 13 दिन में बचा हुआ काम फिनिश करके चला जाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में प्रत्येक व्यक्ति अगर अकेला अकेला काम करे तो कितने समय में पूरा काम कर सकेगा अकेला अकेला। ए ने काम किया, कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। बी ने काम किया, कितने दिन काम किया भाई? 7 दिन काम किया। और सी ने काम किया, कितने दिन काम किया? सी ने 13 दिन काम किया। तब जाकर के काम पूरा फिनिश ऑफ हो गया। क्लियर है? सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 दिन ए ने काम किया? इस 7 बी को क्या मैं लिख सकता हूं? बी ने 5 दिन काम किया और बी ने 2 दिन काम किया। 5 और 2 7 दिन बी ने काम किया। और इस 13 सी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सी ने 2 दिन काम किया और सी ने 11 दिन काम किया? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्योंकि 11 और तो भी कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? लॉजिक देखिए, लॉजिक ये है कि ए ने 5 दिन अकेले काम किया, कितना कर लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ए की एफिशिएंसी तो पता ही नहीं, मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है। और बी ने 7 दिन अकेले काम किया, कितना काम कर लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बी की एफिशिएंसी नहीं पता, मुझे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता। लाइकवाइज सी ने 13 दिन में कितना काम किया होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी नहीं पता, मुझे बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है। तो क्या मैं इन नंबर्स को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं कि यहां पे कॉम्बिनेशन निकल के आ जाए कि ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया है, तो इधर से 5 कॉमन ले लें। 5 दिन ए और बी मिलाकर के जितना काम करेंगे उतना काम यहां हो गया होगा। फिर से सोच के देखिएगा कि यदि एक व्यक्ति है ए, वो एक दिन में 3 बॉक्स पैक करता है, और दूसरा व्यक्ति है बी, वो एक दिन में 2 बॉक्स पैक करता है। ए 3 कर पा रहा है, बी 2 कर पा रहा है। ए ने अकेले 5 दिन काम किया तो 3 पंजे 15 बॉक्सेस पैक होंगे, और बी ने अकेले 5 दिन काम किया तो 2 5 10 बॉक्सेस पैक होंगे। और यदि दोनों मिलके काम कर लेते, मिलके, तो 3 ये कर रहा था, 2 ये कर रहा था, यानी 5 बॉक्स रोज के पैक हो रहे थे, तो 5 दिन में कितना काम हो पाता? तो 5 into 5 अगेन 25, 25 बॉक्स ही पैक हो रहे हैं। आप अकेले अकेले करो चाहे एक साथ करो, काम उतना ही हो रहा है मैथमेटिकली। सो ए ने अकेले 5 दिन किया होगा, बी ने अकेले 5 दिन किया होगा, लेकिन मैथमेटिकली काम उतना ही हो रहा होगा, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, और ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है? 4। लाइकवाइज उसी तरीके से बी ने 2 दिन अकेले काम किया, सी ने 2 दिन अकेले काम किया, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कि 2 दिन तक बी और सी ने मिलकर के काम किया होगा। कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 3। यहां से मेरा वर्क निकल के आएगा कितने दिन का काम, कितना काम हो पाए। जो भी बचा कुचा काम था वो सी भाई साहब ने अकेले करा, कितने दिन में कर लिया? 11 दिन में कर लिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे मूव ऑन करते हैं, नहीं आ रहा तो प्लीज पॉज करके इसको वापस रिवाइंड करके देखिए। सो बेसिकली हमने देखा कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, तो 5 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया। ए प्लस बी दोनों ने 5 दिन तक काम किया। कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया? 4 की एफिशिएंसी के साथ। तो 5 into 4 यानी 20 बॉक्सेस तो इनने 5 दिन में पैक कर लिए, खत्म। इतना काम तो इनने पहले ही कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि बी ने और सी ने, क्योंकि बी के 7 दिन में से 5 दिन यहां हो चुके हैं, बचे कितने? 2 दिन। तो 2 दिन तक बी काम कर रहा है और सी तो 13 दिन कर रहा है, तो बी और सी ने दोनों ने मिलकर के 13 दिन का जितना काम किया होगा उतना तो हो गया होगा।
दो दिन तक कितनी एफिशिएंसी, बी प्लस सी है ना 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो 2 इंटू 3 6 बॉक्सेस जो है वो बी और सी ने मिलकर के कर लिए होंगे। तो 20 और 6 26 बॉक्सेस तो इनने पैक कर लिए। 48 बॉक्स पैक करने थे जिसमें से 26 बॉक्स पैक हो गए हैं, तो बचा कितना, 20 प्लस 6 26, 48 में से इसको माइनस किया तो बचा कितना, 22 बॉक्स। ये जो 22 बॉक्स थे किसने पैक किए होंगे, सी ने अकेले ने। कितने दिन में किए होंगे, 13 में से 2 दिन तो बी के साथ काम कर चुका है, तो बचे कितने दिन, 11 दिन। तो सी ने अकेले 11 दिन तक 22 बॉक्स पैक किए, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 22/11, यानी कि 2 की एफिशिएंसी आ गई सी की एफिशिएंसी कितनी, 2 की। तो सी की एफिशिएंसी यदि 2 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी, 1 की। लाइकवाइज अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 3 की। टोटल वर्क कितना था, 48। तो ये 48 बॉक्सेस पैक करने होते यदि ए को अकेले, तो ए की एफिशिएंसी थी 3, 48/3 यानी 16 दिन ए अकेला लेता। और यही 48 बॉक्सेस अगर बी को अकेले पैक करने होते तो बी की एफिशिएंसी थी 1, तो बी को पूरे 48 दिन का समय लगता। और यही 48 बॉक्सेस यदि सी को अकेले पैक करने होते तो सी की एफिशिएंसी थी 2 की, तो 48/2 यानी 24 दिन का समय सी को लगता। 24 दिन का समय सी को लगता। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ईच वन अलोन कैन कंप्लीट द होल टास्क। यानी पूरा काम यदि प्रत्येक व्यक्ति अकेला अकेला करता तो कितने कितने दिन लेता, तो ए 16 दिन लेता, बी 48 दिन लेता और सी 24 दिन लेता। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन ट्रिपल टाइम एज ए एंड सी टुगेदर, एंड सी कैन कंप्लीट इन डबल टाइम as A and B together. The 3 men together can complete the work in 10 days. How long would each take to complete it separately? यानी अगेन यहां पे जो बात बताई है कि काम एक कांस्टेंट काम है। क्या काम है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना समय, जितना टाइम B को लग रहा है, B कैन कंप्लीट अ सर्टेन इन ट्रिपल टाइम, एंड A और C को, ए और सी को जितना भी मिलकर के टाइम लग रहा है उस टाइम का 3 गुना टाइम बी को लग रहा है, उस टाइम का 3 गुना टाइम बी को लग रहा है। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो निकालूं तो एफिशिएंसी का रेशो ठीक उल्टा आना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी अभी पढ़ के आए, भूलिएगा मत। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:3, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी, 1, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या कि यदि तीनों व्यक्ति मिलकर के काम करते तो उनको 10 दिन का समय लगता। यदि तीनों व्यक्ति मिलकर के काम करते तो ए प्लस सी 3 की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी 1, यानी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी इस एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी के साथ इनको टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन का टाइम लग रहा है। सो ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड एफिशिएंसी 4, टाइम 10, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी 40 बॉक्सेस का काम था, 40 बॉक्सेस पैक करने थे। यदि ये 40 बॉक्सेस बी अकेला करता तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 की, तो टाइम टेकन बाय बी कितना लगता, 40 बॉक्सेस बी पैक कर रहा है 1 की एफिशिएंसी के साथ, तो बी को टाइम लगता 40 डेज, इतना समय लगता। क्लियर, 40 डेज का टाइम लगता बी को अकेले करने में। लेकिन हमसे पूछा है कि सबका अकेले अकेले का निकालो, तो बी का तो निकाल दिया हमने। चलो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि सी कैन कंप्लीट इट इन डबल टाइम एज ए एंड बी टुगेदर, यानी ए और बी को जितना भी टाइम लग रहा है, ए और बी को जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम का दुगुना टाइम सी को लग रहा है। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 2:1 का, 2:1 का टाइम का रेशियो आ गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आना चाहिए, 1:2 का, ये एफिशिएंसी का रेशियो आना चाहिए। तो कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, कंबाइंड एफिशिएंसी 1 + 2 कितनी, 3,
3 की एफिशिएंसी के साथ इनको टोटल टाइम तीनों को मिलाकर के टाइम कितना लग रहा था? 10 दिन का टाइम लग रहा था। तो 10 दिन का टाइम 3 की एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ रहा है? टोटल वर्क कितना निकल के आ रहा है? 30 बॉक्सेस का। तो ये 30 बॉक्सेस का टाइम अगर सी अकेला 30 बॉक्सेस पैक सी को अकेले को करने होते तो सी को टाइम कितना लगता? टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 की। 30 का काम 1 की एफिशिएंसी के साथ करने में सी को टाइम कितना लगता? 30 डेज का टाइम सी को लगता। ए का बी का भी निकल आया और सी का भी निकल आया। बच किसका गया? ए का बच गया। चलो देखते। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बी को टाइम लग रहा है 40, सी को टाइम लग रहा है 30, और यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो इनको समय लग रहा है 10 दिन का। तो टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 40, 30 और 10। इसका एलसीएम कितना है? 120। इतना टोटल वर्क होना चाहिए। 120 बॉक्सेस 40 दिन में बी पैक कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 120 डिवाइडेड बाय 40 यानी 3 की आ गई। 120 बॉक्सेस सी अकेला 30 दिन में पैक कर सकता है, तो 120 डिवाइडेड बाय 30 यानी सी की एफिशिएंसी कितनी? 4 की। 120 बॉक्सेस ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर के 10 दिन में पैक कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? 12 की। 12 है ए प्लस बी प्लस सी, और बी और सी 3 और 4 7 है। बी और सी कितना है? 7। तो ए प्लस बी प्लस सी 12, जिसमें से 7 तो बी और सी हैं, तो ए की वैल्यू कितनी? 12 में से 7 माइनस कर लिया, 12 में से 7 माइनस किया यानी कितना? 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 की। 120 बॉक्सेस का काम यदि 5 की एफिशिएंसी के साथ ए अकेला करता तो ए को टाइम कितना लगता? 120 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 24 दिन का समय ए को अकेले को लगता। ए को अकेले को कितने समय का टाइम लगता? 24 दिन का टाइम लगता। सो इफेक्टिवली जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो था कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अकेला अकेला काम करता तो कितना टाइम लेता। सो ए हमारे भाई साहब लेते 24 डेज, ए को लगते 24 डेज, बी को लगते 40 डेज और सी को लगते 30 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंदी भी था। नहीं, पहले हमने बी का टाइम निकाला, फिर हमने सी का टाइम निकाला, फिर हमने फिर से टोटल वर्क को अलग तरीके से डिफाइन किया, कंबाइंड एफिशिएंसी में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस करी, ए की एफिशिएंसी निकाली, फिर ए का टाइम। एक तरीका था, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार सिंपल तो था बट थोड़ा सा लेंदी था। तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम बिल्कुल ही सिंपल कर लें और शॉर्ट कर लें। तो सिंपल के साथ शॉर्ट कैसे करें देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को जितना टाइम लग रहा है वो 3 गुना है किसके टाइम के? ए और सी के टाइम के। तो टाइम का रेशियो बी और ए और सी का 3:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1:3। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? ए प्लस बी प्लस सी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? 4। यस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वो कह रहा है कि सी को जो टाइम लग रहा है वो ए और बी के टाइम का दुगना है। सी को जो टाइम लग रहा है वो ए और बी के टाइम का दुगना है। तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आना चाहिए? 1:2। कंबाइंड एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? 3 की, ये आनी चाहिए, राइट। अब 2 रेशियोज चल रहे हैं, एक पहले केस से निकल के आया, एक दूसरे केस से निकल के आया। 2 रेशियोज हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कंपेयर कुछ भी करना है, जरूरी कंडीशन है बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम करने के लिए जरूरी कंडीशन क्या होती है? जो वैल्यू असली में जैसी हो उसे रेशियो वाइज भी वैसा बना लो। असली में ए प्लस बी प्लस सी जो भी होगा, जितना भी होगा, रेशियो या ऊपर वाले केस में भी उतना ही रहेगा और नीचे वाले केस में भी उतना ही रहेगा। क्या रेशियो वाइज बराबर है? रेशियो वाइज बराबर नहीं है, तो रेशियो वाइज भी बराबर बना लेते हैं। रेशियो वाइज जैसे बराबर बनाना है, यानी 4 और 3 इसको बराबर बनाना, दैट मींस एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। क्या इस 3 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 4 में होगा? नहीं भाई, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 3 और इस 1 में भी होगा।
क्या इस 4 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 3 में होगा? नहीं, 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में भी होगा और 1 में भी होगा। तो इफेक्टिवली जो हमारा टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी है a प्लस बी प्लस सी, ये टोटल एफिशिएंसी 4 थी, कितनी निकल के आ गई? 12। और b की एफिशिएंसी अगर मैं यहां पे देखूं तो b की एफिशिएंसी 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 इज 3। c की एफिशिएंसी देखूं तो 4 टाइम्स 1, तो c की एफिशिएंसी 4 इंटू 1 इज 4। तो यहां से अगर मैं a की एफिशिएंसी निकालनी चाहूं, b की 3 है, c की 4 है, टोटल 7 आ रही है, और a प्लस बी प्लस सी की 12 है, तो 12 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो a की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 5। a की एफिशिएंसी कितनी? 5। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि तीनों जब मिलके काम कर रहे थे तो तीनों को समय लग रहा था 10 दिन का। तीनों जब मिलके काम कर रहे थे तो इनको समय कितना लग रहा था? 10 दिन का। तो 12 की एफिशिएंसी के साथ इनको 10 दिन का समय लग रहा है। a प्लस बी प्लस सी, इनको 10 दिन का समय लग रहा है 12 की एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120 का। अब ये 120 का वर्क अगर a 5 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 120 डिवाइडेड बाय 5 यानी 24 दिन का समय लेगा। और यही 120 का काम अगर b 3 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 120 डिवाइडेड बाय 3 यानी 40 दिन का समय लेगा। और यही 120 का काम यदि c 4 की एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 30 डेज, यानी c को 30 डेज का टाइम लगेगा। तो a को 24 दिन, b को 40 दिन और c को 30 दिन, इतना टाइम लगेगा। पिछले प्रोसीजर में हम डायरेक्ट उसी टाइम आंसर निकालते चले गए, फिर यहां पे हमने पूरा बेस सेम करके सबको सेम बेस पे लेके आए और लास्ट में इफेक्टिवली सारे आंसर्स निकाल लिए। थोड़ी सी स्टेप्स कम हो जाती है लेकिन अगेन लॉजिक लगाना पड़ता है। सो मोरलेस टाइम बराबर लगेगा, बट ये 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपके सामने है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद हम इस टॉपिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन ही देखेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है? A, B and C together can complete a piece of work in 10 days. यदि A, B और C तीनों मिलकर के किसी काम को करें तो 10 दिन में कर सकते हैं। All the three started working together. तीनों ने साथ में मिलकर के काम किया and after 4 days A left. 4 दिन के बाद A ने छोड़ दिया। Then B and C together completed the work in 10 more days. उनको काम करने में 10 और दिन लगे। कब से 10 और दिन लगे होंगे? कब से? जब ए छोड़ के गया उसके बाद से 10 दिन और लग गए। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क? ए यदि अकेला कार्य करता तो कितने दिन में कर पाता? क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते। सो ए बी और सी तीनों यदि मिलकर काम करें तो काम को करने में टाइम कितना लगता है? 10 दिन। तो टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इतना टोटल काम होना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में तीनों ने काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद ए चला गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो कितना काम कर लिया होगा? 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इतना इनने काम कर लिया होगा। 10 दिन का तीनों जनों का काम था, 4 दिन का तीनों जनों का काम हो गया है, तो बचा कितने का काम है? 6 दिन का तीनों जनों का काम बचा हुआ है। 6 दिन का तीनों जनों का काम बचा हुआ है। अब तीनों जनों का 6 दिन का काम बचा है, लेकिन ए ने कहा भैया मैं नहीं आ रहा, अब मैं नहीं आ रहा। तो बी और सी अकेले बेचारे दोनों मिलकर जुट गए और उनको इस काम को करने में 10 दिन लग गए। इनको इस काम को करने में 10 दिन लग गए। सो यहां से एक चीज लॉजिकली भी आप निकाल सकते हो, चाहो तो इक्वेशन बना के निकालो, इच्छा आपकी है, बट मैं कहूंगा लॉजिकली सोचो। इक्वेशन से भी सोचवाऊंगा, पहले लॉजिकली सोच के देखो कि भाई 10 दिन तक बी और सी काम कर रहे थे, बचा कितना काम था? 6 दिन का काम बचा था। किसका बचा था? ए का बचा था, बी का बचा था, किसी का बचा था? तीनों का बचा था। तीनों के 6-6 दिन का काम बचा था। यहां 10 दिनों में 6 दिन के अंदर तो उनने जो अपना काम छूटा हुआ था वही कर पाए होंगे। भाई अगर मेरी क्षमता, मेरी एफिशिएंसी एक दिन में मैं 2 बॉक्स पैक कर सकता हूं, इतनी है, तो आप मुझसे 10 दिन का काम हो चाहे 20 दिन का काम हो, आप मुझसे 6 दिन में मेरे 6 दिन का ही काम करवा पाओगे, उससे ज्यादा तो करवा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 2, एक दिन में 2, तो 6 दिन में उतना ही काम कर पाऊंगा जितना मैं 6 दिन का छोड़ के गया हूं। सो
6 दिन का ए का भी छूटा था, 6 दिन का बी का भी छूटा था और 6 दिन का सी का भी छूटा था। इसका मतलब इन 10 दिनों में से 6 दिन तो बी ने अपना काम किया होगा जो वो अपना छोड़ के गया था, और 6 दिन तो सी ने अपना काम किया होगा जो सी छोड़ के गया था। अब बचे 4 दिन, उन 4 दिनों में बी और सी ने दोनों ने मिलकर के ए के 6 दिनों का काम करा था। बचे कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन में बी और सी ने दोनों ने मिलकर के ए के 6 दिन का काम करा था। इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे? मैथमेटिकली ऐसे कर लोगे कि भैया ये जो भी काम बचा हुआ था, ये काम किसने किया? ये काम किया बी प्लस सी ने। इस एफिशिएंसी के साथ किया होगा। कितने दिनों में किया? 10 दिनों में किया। तो वर्क कितना किया होगा? 10 इंटू बी प्लस सी। तो 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये काम बचा हुआ था और इनने काम करके कितना दिया? 10 इंटू बी प्लस सी, इतना इनने काम करके दे दिया। तो 6b इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, 10b में से 6b गया, 4b बचा, और 6c इसमें से जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 10c में से 6c गया, 4c बचा। बचा इधर पे कितना? सिर्फ 6a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ b प्लस सी। बी प्लस सी के 4 दिन का काम ए के 6 दिन के काम के बराबर है। इसको मैं मैथमेटिकली भी कर सकता हूं और इसको मैं लॉजिकली भी कर सकता था, जो मैंने आपको बताया। उस लॉजिक से करोगे तो डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच जाओ। सो ए के 6 दिन का काम बी और सी मिलकर के 4 दिन में कर रहे हैं। काम तो दोनों का बराबर है। वर्क टाइम इन वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। तो जितना काम यहां हो रहा है उतना ही काम यहां हो रहा है। वर्क कांस्टेंट है, तो जो भी एफिशिएंसी का रेशो होगा, ठीक उल्टा किसका रेशो होगा? टाइम का रेशो होगा। तो इधर पे टाइम का रेशो मुझे पता है, ए को और बी प्लस सी को। ए को लग रहे हैं 6 दिन और बी प्लस सी को लग रहे हैं 4 दिन। तो एफिशिएंसी का रेशो ठीक उल्टा होना चाहिए। उल्टा रेशो 4:6, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2:3। एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ गया। किसकी एफिशिएंसी? ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी निकल के आ रही है? 2 + 3 4। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 + 3 5, इतनी एफिशिएंसी के साथ काम करते थे। कितने दिन काम करते थे? 10 दिन काम करते थे, तो टोटल वर्क हो जाता था। तो 5 की एफिशिएंसी के साथ ए प्लस बी प्लस सी, 5 की एफिशिएंसी के साथ 10 दिन तक काम करते थे, तो 50 बॉक्सेस पैक कर पाते थे। इतना काम कर पाते। अब यदि उस काम को ए अकेला करता, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क, यदि उस काम को ए अकेला करता तो कितनी एफिशिएंसी के साथ करता? 2 की एफिशिएंसी के साथ। तो यही 50 बॉक्स का काम ए अकेला करता, 2 की एफिशिएंसी के साथ करता। तो 50 का काम 2 की एफिशिएंसी के साथ करने में ए को टाइम कितना लगता? 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25 डेज। कितने दिनों का समय लगता? क्लियर? ये सारा हमने ना एक अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन देखा है, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या तो पिक किया है डायरेक्टली या थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर करके लाया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक डिफरेंट वैरायटी देंगे, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस देंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उस चीज के लिए। सो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल उन पर रिवर्ट करें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।